प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है नालंदा गाइडेंस जिसमें चक्र का निशान बना है। आज हम लोग हिंदी प्रश्न पत्र केवल कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में आप लोग जो है कि पुराने वीडियो अगर देखे होंगे तो उन वीडियो से अधिकांश प्रश्नों को निकाला गया है जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर आप लोग जो है कि पहले से पढ़े हुए हैं, तैयारी किए हुए हैं, आप लोग का तैयारी इस समय बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए और नहीं भी हुई है तो आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। जितनी वीडियो है हिंदी की वो सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर पहले ही पता चल जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आपको उत्तर उसका पता चल जाएगा और आप अपने उत्तर को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट पहले के वीडियो हमारे देखे होंगे तो आप लोग को इस प्रश्न का सही उत्तर पता चल गया होगा। तो आइए हम इसका कन्फर्म उत्तर बताते हैं। ये निबंध विधा की रचना है। विकल्प ए निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरिकृष्ण प्रेमी। डी कह रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। ये भी जो है कि प्रश्न हमारे पुराने जो है कि वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न आया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पहले ही पता है हमारे बताने से पहले। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिए और इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है जो आप लोगों को पहले इसके पहले जितने भी वीडियो हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी शुक्लोत्तर युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को पता होगा। तो आइए इसका कन्फर्म उत्तर बताते हैं। विकल्प सी शुक्ल युग का है। शुक्ल युग के हैं कौन? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप लोग जो है कि काफ़ी हद तक जो है कि आप लोग का तैयार होगा और नहीं तैयार होगा तो आप लोग अब जो है कि डिले ना कीजिए और इन प्रश्नों को सही ढंग से आप लोग कंप्लीट कीजिए, तैयारी कीजिए। आप लोग के लिए जो है कि बहुत ही परीक्षा में अच्छा अंक दिला सकता है और आपका जो है कि नंबर काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न को जो है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसके बाद से जो है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो ये जो है कि चरण कमल बंदौ हरिराई में अलंकार पूछ रहा है। तो इस अलंकार को आप लोग जो है कि लिख डालें। दूसरा जो है कि पद्यांश देखते हैं कि सुनि सुंदर वैन सुधारस सानेम सयानी, है जानकी जान भली, तिरछे करी नैन दै सैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सभय और लोकति लोचन लाहु अली। तो इसमें अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। ये जो है कि ये पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश में भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पूछेगा कि जो है कि जो अंडरलाइन है उस अंडरलाइन का जो है कि जैसे ये अंडरलाइन है, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज चली। इसका जो है कि आपको व्याख्या लिखना है। तो ये जो है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित जो है कि ये लिया गया है कवितावली पाठ से, कवितावली से और संकलित वन पथ पर जो है कि रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी के द्वारा जो है कि वन
वन में जो है कि गमन करने का जो है कि इस से लिया गया है, कवितावली से। और इसके लेखक, तो इसका संदर्भ हम क्या लिखेंगे? संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य से रचित कवितावली से संकलित किया गया है। कवितावली संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कवि जो है कि गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रसंग, इन पंक्तियों में ग्राम बंधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है, ये लिखना है। और अंडरलाइन का जो है कि व्याख्या करना है। फिर उसके बाद से इसका जो है कि काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में भाषा क्या है? ब्रज है। शैली क्या है? चित्रात्मक व मुक्तक है। गुण क्या है? माधुर्य है। रस क्या है? श्रृंगार है। शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सभी अलंकार इसमें समाहित है। अब जो है कि इस प्रश्न में जो है कि एक और प्रश्न पूछ रहा है कि अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, ये आपको बता। अगला प्रश्न, अगला पद्यांश एक और आप लोग पढ़ लीजिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब यहाँ पर भी प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा कह रहा है उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है? अमल और विलसित शब्दों का अर्थ बताइए। और चौथा कह रहा है कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं लिखिए। तो पहले संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में हम लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी खंड काव्य, कवि राम नरेश त्रिपाठी इसके जो है कि लेखक हैं। स्वदेश प्रेम पाठ का नाम है और काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग लिख देंगे। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। क्या माना है? आवश्यक माना है। इस तरह से जो है कि हम जो है कि क्या लिख देंगे? ससंदर्भ सहित जो है कि क्या लिख देंगे? प्रसंग लिख देंगे। अब आगे क्या कह रहा है? व्याख्या। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं रहना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव तत्पर रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। तो ये जो है कि आपका संदर्भ ये जो है कि व्याख्या हो गया। तो इस प्रश्न को जो है कि आप लोगों को 3 बताए गए हैं, 3 पाठ इसमें भी तैयार कर लीजिए। एक तुलसीदास, एक सूरदास और तीसरे नंबर पर जो है कि राम नरेश त्रिपाठी रचित स्वदेश प्रेम। ये 3 जो है कि कविता अगर तैयार कर लेते हैं 3 पाठ, तो आपको जो है कि कोई एक पद्यांश अवश्य मिल जाएगा। तो 3 पाठ आप लोगों को बताया गया, सूरदास, तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी। ये 3 पाठ जो है कि सूरदास द्वारा रचित भक्ति के जो है कि सुरसागर और जो है कि कवितावली, और उसके बाद से जो है कि राम नरेश त्रिपाठी का देश प्रेम, सच्चा प्रेम, ये जो है कि ये तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है कि पद्यांश आपको पूरे हल हो जाएंगे। अब
इसमें जो है कि काव्य शैली के बारे में क्या है, काव्य शैली भाषा क्या है, सरल खड़ी बोली है, शैली क्या है, उद्बोधन है, रस क्या है, वीर रस है, छंद क्या है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मासिक छंद है, गुण क्या है, ओज है, अलंकार क्या है, करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। किस पर प्रकाश डाला गया है? उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अमल और विलसित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अमल शब्द का स्वच्छ और विलसित का सुशोभित। और चौथा प्रश्न कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं लिखिए। सच्चे प्रेम की विशेषताएं देखिए। चौथा कह रहा है कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं निम्न है। पहला है आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दूसरा आत्म बलिदान देने के में संकोच नहीं करना चाहिए। और तीसरा त्याग की भावना होनी चाहिए। तीसरा त्याग की भावना होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग पेपर में लिख करके आते हैं तो आप लोग को पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अंक आपको अधिक से अधिक मिले। चौथा प्रश्न आप लोगों से आएगा पेपर में, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी गद्यांश और पद्यांश दोनों आएगा, तो यहाँ पर भी आप लोग को जो है कि उसका उत्तर लिखना होगा। तो देखते हैं संस्कृत का गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है? मानवम जीवनस्य संस्कारणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृति महांतम प्रलयम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माके संस्कृति। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है? इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। फिर इसमें लिखेंगे प्रसंग में कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रसंग में ये लिख देंगे इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका अनुवाद क्या करेंगे? इसमें कह रहा है कि इसमें मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो इस जो है कि जो दिया गया गद्यांश है इसका जो है कि आपका व्याख्या हो गया। अगला जो है कि दूसरा आएगा। इसमें भी दो गद्यांश आएंगे, करने एक ही होंगे। तो दूसरा गद्यांश भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसूतः मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अब इसका भी संदर्भ क्या लिखेंगे? हिंदी संस्कृत खंड काव्य के वाराणसी पाठ से उद्धृत किया गया है, ये लिख देंगे। और ये जो है कि आपका संदर्भ हो जाएगा। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या लिख देंगे? जो दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो स्टूडेंट इस तरह के गद्यांश को आप लोग तैयार कर लेंगे और संस्कृत में मुख्य तौर पर 3 पाठ को तैयार कर लेंगे तो आप लोग को गद्यांश और संस्कृत से पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये कौन कौन से पाठ हैं? एक भारतीय संस्कृति है, एक वीरः वीरेण पूज्यते है और तीसरा है वाराणसी भारतीय संस्कृति और वीरः वीरेण पूज्यते। ये 3 पाठ आप तैयार कर लेते हैं तो आपके संस्कृत गद्यांश पद्यांश और संस्कृत के उत्तर आपको जो है कि मिल जाएगा। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि ये सारे चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो
एसाम नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च का जो है कि हिंदी अनुवाद देख लीजिए। यह कह रहा है यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत और साहित्य और संस्कृति पर प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो इस तरह से इन दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आ सकता है जिसे आप लोग पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो 3 पाठ बताया गया है वही 3 पाठ संस्कृत में तैयार कर लीजिए तो आपका जो है कि सारे प्रश्न गद्यांश के हल हो जाएंगे। आगे अब देखते हैं गद्यांश के बाद संस्कृत के श्लोक की जो है कि व्याख्या। तो आइए संस्कृत का श्लोक की व्याख्या देखें। हम महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश में देखते हैं। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागम भवेत्। इसका जो है कि क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। ये लिखेंगे। उसके बाद से इसका अनुवाद करते हैं। सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी न हो। ये जो है कि आपका पहला सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला जो है कि महत्वपूर्ण है, तो इसमें 3-4 बता देते हैं कि कौन कौन से जो है कि पद्यांश और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इसमें भी संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो इसमें भी लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें वीरों के वीरता के बारे में बताया गया है। इसका जो है कि अब हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, बंधन हो अथवा मरण, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। वीर को क्या कहते हैं, वीर को ही वीरता कहते हैं। आइए आगे के और भी श्लोक कुछ इम्पॉर्टेंट है उसको भी बताते हैं। आप लोग उसे पढ़िए और याद कीजिए, तैयार कीजिए। 16 फरवरी के लिए अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग इसे अधिक से अधिक पढ़िए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सबका जो है कि लाभ हो, सब जो है कि अच्छे नंबर से पास हो। तो इस तरह से जो है कि आप लोग जो है कि इसे अधिक से अधिक जो है कि ग्रुप में शेयर कीजिए। अगला श्लोक है मानवम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा वर्धनात् भवति लोभम हित्वा न भवेत्। अब इसका भी जो है कि क्या लिख देंगे, संदर्भ में सहित संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। इस तरह से इसका हम अनुवाद कर देंगे। अगला है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी की पवित्र ख्याति का वर्णन है। तो इसका अनुवाद ये कह रहा है कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। तो इसका ये अर्थ लिख देंगे। तो आप लोग को जो है कि ये संस्कृत के पद्यांश जितने भी हमने बताया
आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक आएगा और इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो एक श्लोक भी लिखने को आएगा, जो आप लोग अगर 3 श्लोक तैयार कर लेते हैं, 2 भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन 3 तैयार कीजिए, हो सकता है कि जो 2 तैयार करेंगे वो दोनों पेपर में आ जाए, तो आप लोगों को जो है कि लिखने के लिए पेपर में वही आता है जो पेपर में न आया हो। तो इसलिए जो है कि 3 श्लोक अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और कोई एक श्लोक आप आसानी से लिख सकते आएगा। खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड काव्य जितने भी हैं आप लोग तैयार कर लीजिए अपने ज़िले के हिसाब से। आपके ज़िले में कौन सा चलता है तो वो आपकी जो है कि जो किताब होगी उसमें दिया होगा कि कौन सा खंड काव्य किस ज़िले में चलता है, तो उससे आप लोग तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आप लोग अपने किताब से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये जो है कि लेखक कौन कौन से दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप इसमें से 2 तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी पेपर का सेट होगा तो उसमें आपको अवश्य मिल जाएंगे, एक जयशंकर प्रसाद और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इस पेपर में अगर सेट बनता है, जिस पेपर को मैंने उठाया है तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी यहाँ आपके दोनों के दोनों मिल गए हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से कोई न कोई एक अवश्य होंगे। तो आइए इनके जो है कि जीवन परिचय को हम किस तरह से लिखते हैं, तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है कि बारे में देखते हैं जीवन परिचय में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो आप लोग जो है कि हेडिंग बनाइएगा काले पेन से और जो है कि लिखिएगा नीले पेन से, क्योंकि अलग अलग पेन रहेगा तो देखने में सुंदर लगेगा और आप लोग साफ साफ सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनका जो है कि जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में जो है कि आप लोग मुख्य तौर पर क्या लिख लेंगे, जीवन परिचय में जन्म, सन, गांव, जिला, राज्य और जो है कि ये सब लिखने के बाद उनके बारे में डिटेल में आ जाइएगा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म, अब यहाँ से देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोता नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में, यहाँ से आप लोग लिखेंगे पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोता नामक गांव में। ये ऊपर का जो है कि हमने पहले सोचा था कि केवल सन और जो है कि जिला बता देंगे और शिक्षा बता दे आ जाएगा और रचना उसके बाद आप, लेकिन फिर हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा शार्ट में लिख करके बता दिया जाए। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोता नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और जहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों को आप लोग जो है कि अपनी कॉपी में भी वहाँ पर दूसरे कलर के पेन से लिखिएगा। अगर नीले पेन से लिख रहे हैं तो इनको काले पेन से इन अंडरलाइन को अवश्य लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। वही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। आगे बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कहाँ आ गए? काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गया।
1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं में लिखेंगे चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा। ये जो है कि आप लिख देंगे, तो क्योंकि रचना भी कहता है लिखने के लिए, तो रचना भी लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इनमें जो है कि 3 कवि को बताए थे हमने, और अभी भी बता रहे हैं कि ये 3 पढ़ लेंगे तो आपको एक कोई न कोई कवि का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। इसमें तो पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और सूरदास। तो ये तीसरे 2 तो महत्वपूर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी महादेवी वर्मा पूछ लिया जाता है। तो तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसमें से आप लोग जो है कि चाहे सुमित्रानंदन पंत तैयार कीजिए तीसरे के लिए, या जो है कि महादेवी वर्मा, लेकिन 2 तो ये अनिवार्य है, तुलसीदास और सूरदास। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास के बारे में। कवि का जीवन परिचय लिखेंगे ये ब्लैक पेन से, और जो है कि फिर तुलसीदास लिख करके जो है कि इसको भी ब्लैक पेन से हेडिंग बनाएंगे। फिर जीवन परिचय, उसके बाद तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1554 विक्रम में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारणीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब उपभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। किसने किया था? स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों को ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनका मृत्यु काशी के 80 घाट पर संवत 1680 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से इनके बारे में लिख दिया गया। और इनकी रचनाएं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि है। तो किसी एक का कह रहा है तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं या सभी लिख सकते हैं, लेकिन जो पूछ रहा है उतना लिखिए। तो इस तरह से आपको ये जो है कि गद्य पद्य आपके कंप्लीट हो गए। संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो गया। तो इतने जो है कि आपके कवर हो गए। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसके लिए हमने बताया था कि स्टूडेंट आप लोग जो है कि 3 जो है कि श्लोक को तैयार कीजिए। जो पेपर में आपको 2 आ भी गया तो एक आपको याद रहेगा, तो उसे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए इतना ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपको जो है कि एक श्लोक लिखने के लिए 3 श्लोक याद करके रखिए, जिससे कि आपका काम जो है कि हो जाए और प्रश्न न छूटे और ये 2 नंबर का आपको श्लोक मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये प्रश्न जो है कि आप लोग को संस्कृत से ही रहेगा। संस्कृत की किताब से खंड का संस्कृत वाले भाग से जो आपको 3 चैप्टर बताया गया है, वाराणसी भारतीय संस्कृति और वीर वीरण पूज्यते से, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है।
तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर सहित देखिए क्या है कि पहला प्रश्न कह रहा है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्या केंद्र स्थलीय अस्ति। वाराणसी किस चीज़ का केंद्र स्थली है? तो वाराणसी भारतीय संस्कृति भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थलम अस्ति, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है बीरः केन पूज्यते। तो अगला इसका उत्तर है बीरः बीरेण पूज्यते। अगला प्रश्न है पुरुराजः कः आसीत्। पुरुराजः एकः भारत वीरः आसीत्। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखर, इसका उत्तर है चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। ये जो है कि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसमें भी है वृक्ष से फल गिरते हैं वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्षात् फलानि पतन्ति। अगला है वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगाया तटे स्थिता। दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन या दानन से कीर्ति वर्धते। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत। इस तरह से जो है कि संस्कृत के आपके प्रश्नों के उत्तर आएंगे। तो ये 3 पाठ अगर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको संस्कृत के जो है कि प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न आएगा निबंध, ये 9 नंबर का आएगा। तो इसमें जो है कि जो टॉपिक है उसमें जो है कुछ टॉपिक हम आप लोगों को जो है कि इम्पॉर्टेंट दिए हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा जनसंख्या लाभान, नारी सशक्तिकरण। इसके अतिरिक्त भी आप लोग को जो है कि विज्ञान वरदान और अभिशाप भी हो सकता है। तो 5वें के तौर पर विज्ञान अभिशाप एवं वरदान, इस श्लोकों में से इन जो है कि निबंधों में से कोई 3 तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है कि परीक्षा में एक अवश्य मिल जाएगा। तो आइए इसमें से जो है कि हम पहला निबंध जो है कि आप लोग को बताते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए प्रदूषण वाला जो है कि हम लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसमें जो है कि प्रदूषण आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा और उसमें जो है कि पहला हेडिंग बनाइएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? तो देखिए कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण असंतुलन दोष पैदा हुआ है। ये जो है कि प्रस्तावना हो गया। अब अगला लिखेंगे हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। लिखते हैं वायु प्रदूषण, हेडिंग बनाते हैं यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसमें पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन परत गैस की सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगला हेडिंग बनाएंगे जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा और कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। तो स्टूडेंट इस तरह के जो निबंध है किताब में इस टाइप का नहीं मिलेगा। किताब में जो है कि रट करके लिखेंगे और इसमें आप अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके शार्ट में अपने मन से लिखेंगे। उस निबंध पर आप लोग को अधिक नंबर मिलेगा किताब की बजाय। तो इसलिए जो है कि इन निबंधों को
आप लोग जो है कि एक बार अवश्य पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, तो आपको जो है कि समझ में आएगा कि हम ऐसे लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखेंगे? ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का शोर, आवाज़, लाउडस्पीकरों का कर्णभेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। अगला प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य लाभ को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही है। ये इतना लिखेंगे, ये प्रदूषण का दुष्परिणाम हुआ और इसके सुधार के अब उपाय क्या होने चाहिए। हेडिंग बनाएंगे सुधार के उपाय। प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक वृक्ष या पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। तो ये जो है कि हमें उपाय करना चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त कठोर दंड देना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि सुधार के उपाय। अब इसके अगला हेडिंग बनाएंगे उपसंहार लिखेंगे, यानी पूरा कंक्लूजन कर देंगे। अब प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण क्या है? एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो ये जो है कि इतना हम लिखेंगे तो हमारा जो है कि ये निबंध कंप्लीट होगा और सभी जो है कि टॉपिक को हमने जो है कि इसमें कवर किया, जिससे कि आपका जो है कि ये निबंध अच्छी तरह से तैयार हो जाए, अच्छी तरह से लिख सके और आप इससे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके। अगला निबंध देखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसको भी हेडिंग आप काले पेन से आप लोग लिखिएगा, तो आप लोगों को जो है कि अच्छा देखने में भी लगेगा और नंबर भी मिलेगा। इसमें भी प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। कोई भी निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? आज का युग विज्ञान का युग है। आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना कठिन है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त है। ये प्रस्तावना में हो गया। अब आगे हेडिंग बना लीजिएगा। इसको भी जो भी हेडिंग बनाइएगा ब्लैक पेन से बनाइएगा और नीले पेन से लिखिएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा समय और स्थान की दूरी समाप्त। यानी समय और स्थान, यानी एक समय की बात है और समय कितना लगता है और स्थान किस स्थान तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो वहां तक जाने में कितना समय लगता था पहले और आज विज्ञान के युग में, तो इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, विज्ञान ने समय तथा स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई दिनों महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंचे जा सकते हैं।
सागर को पार करना अब कठिन नहीं है, पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा, यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। तो स्टूडेंट, इस तरह के जो है कि निबंध आपको किताब में ऐसे शब्दों को पिरो करके नहीं मिलेगा, और वो किताब को पढ़ करके सभी के सभी लिखेंगे, लेकिन उनको जनरल मार्किंग के आधार पर मार्किंग किया जाएगा। लेकिन अगर ये आप ऐसे लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो आइए अगला हेडिंग देखते हैं, विज्ञान के प्रगति का आधार। विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग धंधे, यातायात के साधन, सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहा है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। इस प्रगति का आधार क्या है? विज्ञान। अगला हेडिंग बनाइएगा फिर, मनोरंजन और विज्ञान। आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र, यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। यानी दूरदर्शन के माध्यम से हम जो है कि मनोरंजन के हर चीज़, खेल कूद से लेकर के, पिक्चर से लेकर के, धारावाहिक से लेकर के सब कुछ जो है कि हम देख सकते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा, चिकित्सा और विज्ञान। चिकित्सा और विज्ञान में भी इसका क्या योगदान? चिकित्सा और विज्ञान। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियाँ प्राप्त है। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधि भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। तो ये विज्ञान के बारे में बताया, और इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगला हेडिंग बनाइएगा, विज्ञान का लाभ। विज्ञान से क्या क्या लाभ है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इस प्रकार के विज्ञान के लाभ ही लाभ है। इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियाँ हमारे आने जाने के साधन है। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्योंकि विज्ञान वरदान या अभिशाप है। तो अब अगला हेडिंग थोड़ा सा इसके अभिशाप के बारे में भी बता दिया जाए। समझ लीजिए स्टूडेंट, और जो है कि इनको आप लोग लिखेंगे अवश्य। विज्ञान विनाश के कारण, ये हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे। विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नाभिकीय बम आदि विध्वंस मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक है कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। देखिए कितने शार्ट में सभी बातों को कह दिया गया। तो इस तरह से निबंध को आप लोग अपनी बात को और विज्ञान के लाभ और हानि को आप लोग आसानी से अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। अगला इसमें भी हेडिंग बनेगा उपसंहार। उपसंहार के वगैरह जो एक निबंध पूरा नहीं होगा। उपसंहार में क्या लिखेंगे? विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है।
इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण, और यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। तो इस तरह से जो है कि विज्ञान के वरदान और अभिशाप दोनों के बारे में आप लोगों को बताया गया, समझाया गया। और जो है कि ये याद करने की चीज़ें नहीं, इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग जो है कि पूरा देखिए और स्किप करके ना देखिए, और अपने सभी जो है कि साथियों को पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वो लोग भी जो है कि पढ़ करके इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को हिंदी के पेपर 16 फरवरी के पहले आप लोग अवश्य पढ़ करके तैयार करेंगे, और जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। कुछ प्रश्नों को डिटेल में बताया गया है, कुछ को शॉर्ट में बताया गया है, उसे आप लोग जो है कि कंप्लीट कर लीजिए और इसे आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अब समय जो है कि बहुत ही कम बचा है, तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन जितना करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का भी प्रयास कीजिए। पता चले कि वहाँ पर आप प्रश्न को कंप्लीट ही ना कर पाएँ, तो इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस बनाए रखिए। और आप लोग जो है कि इसे जो है कि ध्यान से पढ़िए और देखिए, और आप लोग इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ भेजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। प्रश्न आएगा, खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड काव्य जितने भी हैं आप लोग तैयार कर लीजिए अपने ज़िले के हिसाब से। आपके ज़िले में कौन सा चलता है तो वो आपकी जो है कि जो किताब होगी उसमें दिया होगा कि कौन सा खंड काव्य किस ज़िले में चलता है, तो उससे आप लोग तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आप लोग अपने किताब से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये जो है कि लेखक कौन कौन से दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप इसमें से दो तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी पेपर का सेट होगा तो उसमें आपको अवश्य मिल जाएंगे। एक जयशंकर प्रसाद और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इस पेपर में अगर सेट बनता है, जिस पेपर को मैंने उठाया है, तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी यहाँ आपके दोनों के दोनों मिल गए हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से कोई न कोई एक अवश्य होंगे। तो आइए इनके जो है कि जीवन परिचय को हम किस तरह से लिखते हैं, तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है कि बारे में देखते हैं जीवन परिचय में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो आप लोग जो है कि हेडिंग बनाइएगा काले पेन से और जो है कि लिखिएगा नीले पेन से, क्योंकि अलग अलग पेन रहेगा तो देखने में सुंदर लगेगा, और आप लोग साफ साफ सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनका जो है कि जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में जो है कि आप लोग मुख्य तौर पर क्या लिख लेंगे जीवन परिचय में, जन्म, सन, गांव, जिला, राज्य, और जो है कि ये सब लिखने के बाद उनके बारे में डिटेल में आ जाइएगा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म, अब यहाँ से देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोता नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में, यहाँ से आप लोग लिखेंगे पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोता नामक गांव में। ये ऊपर का जो है कि हमने पहले सोचा था
कि केवल सन और जो है कि जिला बता देंगे और शिक्षा बता दिया जाएगा और रचना उसके बाद आप, लेकिन फिर हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा शार्ट में लिख करके बता दिया जाए। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोता नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और जहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों को आप लोग जो है कि अपनी कॉपी में भी वहाँ पर दूसरे कलर के पेन से लिखिएगा। अगर नीले पेन से लिख रहे हैं तो इनको काले पेन से इन अंडरलाइन को अवश्य लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। वही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। आगे बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कहाँ आ गए? काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गया। 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं में लिखेंगे चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा। ये जो है कि आप लिख देंगे, तो क्योंकि रचना भी कहता है लिखने के लिए, तो रचना भी लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इनमें जो है कि 3 कवि को बताए थे हमने और अभी भी बता रहे हैं कि ये 3 पढ़ लेंगे तो आपको कोई न कोई कवि का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। इसमें तो पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और सूरदास। तो ये 2 तो महत्वपूर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास। सुमित्रा नंदन पंत भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी महादेवी वर्मा पूछ लिया जाता है। तो तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसमें से आप लोग जो है कि चाहे सुमित्रा नंदन पंत तैयार कीजिए तीसरे के लिए, या जो है कि महादेवी वर्मा, लेकिन 2 तो ये अनिवार्य है, तुलसीदास और सूरदास। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं तुलसीदास के बारे में। कवि का जीवन परिचय लिखेंगे ये ब्लैक पेन से, और जो है कि फिर तुलसीदास लिख करके जो है कि इसको भी ब्लैक पेन से हेडिंग बनाएंगे। फिर जीवन परिचय, उसके बाद तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1554 विक्रम में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारणीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब उपभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। किसने किया था? स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों को ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनका मृत्यु काशी के 80 घाट पर संवत 1680 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से इनके बारे में लिख दिया गया।
और इनकी रचनाएं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि है। तो किसी एक का कह रहा है तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं या सभी लिख सकते हैं, लेकिन जो पूछ रहा है उतना लिखिए। तो इस तरह से आपको ये जो है कि गद्य पद्य आपके कंप्लीट हो गए। संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो गया। तो इतने जो है कि आपके कवर हो गए। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसके लिए हमने बताया था कि स्टूडेंट आप लोग जो है कि 3 प्रश्न पत्र 3 जो है कि श्लोक को तैयार कीजिए। जो पेपर में आपको 2 आ भी गया तो एक आपको याद रहेगा, तो उसे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए इतना ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपको जो है कि एक श्लोक लिखने के लिए 3 श्लोक याद करके रखिए, जिससे कि आपका काम जो है कि हो जाए और प्रश्न न छूटे और ये 2 नंबर का आपको श्लोक मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये प्रश्न जो है कि आप लोगों को संस्कृत से ही रहेगा। संस्कृत की किताब से खंड का संस्कृत वाले भाग से जो आपको 3 चैप्टर बताया गया है, वाराणसी भारतीय संस्कृति और वीरः वीरेण पूज्यते से, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर सहित देखिए क्या है। कि पहला प्रश्न कह रहा है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्या केंद्र स्थलीय अस्ति। वाराणसी किस चीज़ का केंद्र स्थली है? तो वाराणसी भारतीय संस्कृति भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। केंद्र स्थलम अस्ति, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है वीरः केन पूज्यते। तो अगला इसका उत्तर है वीरः वीरेण पूज्यते। अगला प्रश्न है पुरुराजः कः आसीत्। पुरुराजः एकः भारत वीरः आसीत्। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखर, इसका उत्तर है चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। ये जो है कि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसमें भी है वृक्ष से फल गिरते हैं वृक्षात् फलानि पतन्ति। वृक्षात् फलानि पतन्ति। अगला है वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगाया तटे स्थिता। दान से कीर्ति बढ़ती है। दानेन या दानन्य कीर्ति वर्धते। सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्यम वदेत। इस तरह से जो है कि संस्कृत के आपके प्रश्नों के उत्तर आएंगे। तो ये 3 पाठ अगर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको संस्कृत के जो है कि प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न आएगा निबंध। ये 9 नंबर का आएगा। तो इसमें जो है कि जो टॉपिक है उसमें जो है कुछ टॉपिक हम आप लोगों को जो है कि इम्पॉर्टेंट दिए हैं। पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय। दूसरा आतंकवाद कारण एवं निवारण। तीसरा जनसंख्या लाभान नारी सशक्तिकरण। इसके अतिरिक्त भी आप लोग को जो है कि विज्ञान वरदान और अभिशाप भी हो सकता है। तो 5वें के तौर पर विज्ञान अभिशाप एवं वरदान। इस श्लोकों में से इन जो है कि निबंधों में से कोई 3 तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है कि परीक्षा में 1 अवश्य मिल जाएगा। तो आइए इसमें से जो है कि हम पहला निबंध जो है कि आप लोग को बताते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए प्रदूषण वाला जो है कि हम लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसमें जो है कि प्रदूषण आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा और उसमें जो है कि पहला हेडिंग बनाइएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? तो देखिए कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं
को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण असंतुलन दोष पैदा हुआ है। ये जो है कि प्रस्तावना हो गया। अब अगला लिखेंगे हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। लिखते हैं वायु प्रदूषण, हेडिंग बनाते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसमें पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन परत गैस की सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगला हेडिंग बनाएंगे जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा और कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। तो स्टूडेंट, इस तरह के जो निबंध है किताब में इस टाइप का नहीं मिलेगा। किताब में जो है कि रट करके लिखेंगे और इसमें आप अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके शार्ट में अपने मन से लिखेंगे। उस निबंध पर आप लोग को अधिक नंबर मिलेगा किताब की बजाय। तो इसलिए जो है कि इन निबंधों को आप लोग जो है कि एक बार अवश्य पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, तो आपको जो है कि समझ में आएगा कि हम ऐसे लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखेंगे? ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का शोर, आवाज़, लाउडस्पीकरों का कर्णभेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। अगला प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य लाभ को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही है। ये इतना लिखेंगे। ये प्रदूषण का दुष्परिणाम हुआ और इसके सुधार के अब उपाय क्या होने चाहिए। हेडिंग बनाएंगे सुधार के उपाय। प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक वृक्ष या पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। तो ये जो है कि हमें उपाय करना चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त कठोर दंड देना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि सुधार के उपाय। अब इसके अगला हेडिंग बनाएंगे उपसंहार लिखेंगे, यानी पूरा कंक्लूजन कर देंगे। अब प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण क्या है? एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो ये जो है कि इतना हम लिखेंगे तो हमारा जो है कि ये निबंध कंप्लीट होगा और सभी जो है कि टॉपिक को हमने जो है कि इसमें कवर किया, जिससे कि आपका जो है कि
ये निबंध अच्छी तरह से तैयार हो जाए, अच्छी तरह से लिख सके और आप इससे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके। अगला निबंध देखते हैं। अगला निबंध देखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसको भी हेडिंग आप काले पेन से आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को जो है कि अच्छा देखने में भी लगेगा और नंबर भी मिलेगा। इसमें भी प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। कोई भी निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? आज का युग विज्ञान का युग है। आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग ला रहे हैं विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना कठिन है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त है। ये प्रस्तावना में हो गया। अब आगे हेडिंग बना लीजिएगा। इसको भी जो भी हेडिंग बनाइएगा ब्लैक पेन से बनाइएगा और नीले पेन से लिखिएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा समय और स्थान की दूरी समाप्त। यानी समय और स्थान, यानी एक समय की बात है और समय कितना लगता है और स्थान किस स्थान तक हम पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक जाने में कितना समय लगता था पहले और आज विज्ञान के युग में, तो इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, विज्ञान ने समय तथा स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई दिनों महीने लग जाते थे वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंचे जा सकते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। तो स्टूडेंट, इस तरह के जो है कि निबंध आपको किताब में ऐसे शब्दों को पिरो करके नहीं मिलेगा और वो किताब को पढ़ करके सभी के सभी लिखेंगे, लेकिन उनको जनरल मार्किंग के आधार पर मार्किंग किया जाएगा। लेकिन अगर ये आप ऐसे लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो आइए अगला हेडिंग देखते हैं, विज्ञान के प्रगति का आधार। विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहा है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। इस प्रगति का आधार क्या है? विज्ञान। अगला हेडिंग बनाइएगा फिर मनोरंजन और विज्ञान। आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। यानी दूरदर्शन के माध्यम से हम जो है कि मनोरंजन के हर चीज़, खेल कूद से लेकर के पिक्चर से लेकर के धारावाहिक से लेकर के सब कुछ जो है कि हम देख सकते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा चिकित्सा और विज्ञान। चिकित्सा और विज्ञान में भी इसका क्या योगदान? चिकित्सा और विज्ञान। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियाँ प्राप्त है। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधि भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। तो ये विज्ञान के बारे में बताया और इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगला हेडिंग बनाइएगा विज्ञान का
लाभ, विज्ञान से क्या क्या लाभ है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इस प्रकार के विज्ञान के लाभ ही लाभ है, इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियाँ हमारे आने जाने के साधन है। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष भी है क्योंकि विज्ञान वरदान या अभिशाप है। तो अब अगला हेडिंग थोड़ा सा इसके अभिशाप के बारे में भी बता दिया जाए, समझ लीजिए स्टूडेंट, और जो है कि इनको आप लोग लिखेंगे अवश्य। विज्ञान विनाश के कारण, यह हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नाभिकीय बम आदि विध्वंस मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक है कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। देखिए कितने शार्ट में सभी बातों को कह दिया गया। तो इस तरह से निबंध को आप लोग अपनी बात को और विज्ञान के लाभ और हानि को आप लोग आसानी से अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। अगला इसमें भी हेडिंग बनेगा उपसंहार। उपसंहार के बगैर जो एक निबंध पूरा नहीं होगा। उपसंहार में क्या लिखेंगे? विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण, यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। तो इस तरह से जो है कि विज्ञान के वरदान और अभिशाप दोनों के बारे में आप लोग को बताया गया, समझाया गया, और जो है कि ये याद करने की चीज़ें नहीं, इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग जो है कि पूरा देखिए और स्किप करके ना देखिए, और अपने सभी जो है कि साथियों को पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वो लोग भी जो है कि पढ़ करके इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को हिंदी के पेपर 16 फरवरी के पहले आप लोग अवश्य पढ़ करके तैयार करेंगे, और जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। कुछ प्रश्नों को डिटेल में बताया गया है, कुछ को शार्ट में बताया गया है, उसे आप लोग जो है कि कंप्लीट कर लीजिए, और इसे आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अब समय जो है कि बहुत ही कम बचा है, तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन जितना करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का भी प्रयास कीजिए। पता चले कि वहाँ पर आप प्रश्न को कंप्लीट ही ना कर पाए, तो इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस बनाए रखिए, और आप लोग जो है कि इसे जो है कि ध्यान से पढ़िए और देखिए, और आप लोग इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ भेजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।